मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो बच्चों, ये एक और प्रैक्टिस सेट हम लाए हैं आपके लिए, बायोलॉजी का प्रैक्टिस सेट। तो बच्चों, ये जितने भी हम प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, आपको अच्छी तरीके से करना है, ताकि आने वाले जो एग्ज़ाम हों आपके, वो काफ़ी बेहतर हों, काफ़ी अच्छे मार्क्स आएँ। क्यों? क्योंकि इन प्रैक्टिस सेटों के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, सारे प्रश्नों को अच्छी तरीके से समझ पाएँगे। तो बच्चों, पहले हम एमसीक्यू आपको बताएँगे, एमसीक्यू के बाद शॉर्ट टाइप के बताएँगे, फिर उसके बाद ऐसे तुमको थोड़े से लॉन्ग वाले बताएँगे। करना क्या है आपको, अच्छी तरीके से इनको क्या करना है, पढ़ना है, इनके सारे नोट्स प्रिपेयर करना है, जितने भी प्रैक्टिस सेट करवाते हैं। आपको करना क्या है, एक कॉपी बनानी है, जिसमें आप सारे ये जो सेट करवा रहे हैं, जो प्रैक्टिस सेट हैं वो मतलब जिसमें हम एमसीक्यू टाइप करवाते हैं, शॉर्ट टाइप करवाते हैं और ये सारे क्वेश्चन करवाते हैं। तो करना क्या है, आपको अच्छी तरीके से तैयार करना है इनको। तो डेली की डेली क्लास आपको मिलेगी, बायोलॉजी की भी मिलेगी और आने वाले जो समय होगा उसमें सारे क्लासें आपको प्रोवाइड कराएँगे। तो बच्चों, देखते हैं, पहले समझते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन। तो पहला है कि भारतीय कृषि अनुसंधान कहाँ है? तो बच्चों बता दें कि जो भारतीय कृषि अनुसंधान है, ये आपका दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली में है। तो अगर आपका पूछा रहता है कि भारतीय कृषि अनुसंधान कहाँ है, तो क्या बताओगे कि ये नई दिल्ली में है। जहाँ पर कृषि से संबंधित जो भी ऐसे कृषि से संबंधित जानकारियाँ होती हैं, वो सारी की सारी ठीक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में क्या की जाती हैं, जुटाई जाती हैं। फिर हम बात करते हैं जो पहला आनुवंशिक रूपांतरित खाद्य पदार्थ था। तो बच्चों बता दें कि जो पहला आनुवंशिक रूपांतरित खाद्य पदार्थ है वो कौन सा है? टमाटर है। तो पहला आनुवंशिक रूपांतरित खाद्य पदार्थ कौन सा है? तो क्या लिखेंगे? टमाटर है। फिर हम बात करते हैं कि फसल चक्र का उद्देश्य क्या होता है बच्चों? फसल चक्र क्या होता है? जैसे हम बार-बार ऐसे किसी एक ही फसल को कर रहे हैं अगर खेत में, तो होता क्या है, जो मृदा की उर्वरा शक्ति होती है वो धीरे-धीरे क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो इस मृदा उर्वरा शक्ति को बढ़ाए रखने के लिए, क्या करने के लिए? बढ़ाने के लिए, बनाए रखने के लिए फसल चक्र का होना अति आवश्यक है ना? तो इस एक निश्चित समय के बाद या एक निश्चित समय अवधि के बाद फसल को क्या कर देना? परिवर्तित कर देना ही क्या कहलाता है? फसल चक्र कहलाता है। तो फसल चक्र का उद्देश्य होता है, क्रॉप सर्किल का उद्देश्य होता है कि मृदा की उर्वरता को बढ़ाना। क्या लिखेंगे? मृदा की उर्वरता जो है, उर्वरता को क्या करना? बढ़ाना। तो इसका उद्देश्य होता है कि मृदा की उर्वरता को बढ़ाना। आगे हम बात करते हैं कि ग्रीन जैव प्रौद्योगिकी संबंधित किससे? तो बता दें बच्चों कि जो ग्रीन जैव प्रौद्योगिकी है, वो उद्योग से संबंधित है। किससे संबंधित है? उद्योग से। अगर तुमसे पूछा जाए कि ग्रीन जैव प्रौद्योगिकी किससे संबंधित, तो क्या बताएंगे कि ये उद्योगों से संबंधित है। फिर हम बात करते हैं कि भारत वर्ष में हरित क्रांति किस दौरान हुई? तो बच्चों, जो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत थी, वो आज़ादी के बाद सन 1960। कब से स्टार्ट हुई? सन 1960 से स्टार्ट हुई। जिसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य क्या था हरित क्रांति का? इसका उद्देश्य था कि कृषि उत्पादन जो है, फसल उत्पादन, उसको क्या करना? बढ़ावा देना और ठीक कृषि में ढेर सारे सुधार करना, जिससे जो किसानों की आय है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सके ना, और खाद्य पूर्ति हो सके। जीन, फिर अगला प्रश्न कह रहा है कि जीन उपस्थित होते हैं। तो बच्चों बता दें कि जो जीन होते हैं ये गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं। ये गुणसूत्र पर पाई जाने वाली संरचना होती है। जीन जो होती है गुणसूत्र पर पाई जाने वाली संरचना होती है, संरचना। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था वैज्ञानिक जॉनसन ने। किसने किया था? अगर हम बात करते हैं जीन शब्द की, तो जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जॉनसन ने किया था। किसने किया था? जॉनसन। आगे के क्वेश्चन है, 60 टाइप के कुछ क्वेश्चन है, तो इनको भी पढ़ते हैं। कह रहे हैं जैसे जैव विविधता के 3 आवश्यक घटक बताने हैं। तो बच्चों, पहला अगर हम घटक की बात करें, तो इसका पहला घटक है आनुवांशिक घटक। कौन है? ठीक, जैव विविधता का पहला घटक क्या है? आनुवांशिक घटक।
या जिससे कहते हैं आनुवंशिक विविधता। दूसरी क्या है? जातीय विविधता। और तीसरी क्या लिख सकते हो? पारिस्थितिकी विविधता। तो जैव विविधता के 3 आवश्यक घटक कौन-कौन से होते हैं? आनुवंशिक विविधता, जातीय विविधता और पारिस्थितिक विविधता। आगे कह रहा है बच्चों डीएनए पुनर्संयोजन तकनीकी क्या है? जब बच्चों 2 जीवों के डीएनए को मिला दिया जाता है और एक डीएनए तैयार किया जाता है। क्या किया जाता है? एक डीएनए का अणु तैयार किया जाता है। क्या लिखेंगे? जब 2 जीवों के अलग-अलग जो जीव हैं उनके डीएनए को क्या किया जाता है? मिला दिया जाता है और एक डीएनए का अणु तैयार किया जाता है। तो इसी तकनीकी को हम कहते हैं, इसी टेक्नोलॉजी को बोला जाता है डीएनए पुनर्संयोजन तकनीकी। क्या कहते हैं इसी को? डीएनए पुनर्संयोजन तकनीकी कहते हैं। आगे समझते हैं, आगे क्या कह रहा है बच्चों? अगला प्रश्न है, कह रहा है कि अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न जो संतानें होती हैं, इनको क्लोन क्यों कहा जाता है? तो जो अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतानें होती हैं, ये बच्चों आनुवंशिक और आकारकीय रूप से क्या होती है? समान होती हैं। आनुवंशिक और आकारकीय रूप से क्या होती हैं? समान होती हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? क्लोन कहा जाता है। ऐसी संततियों को क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। तो अलैंगिक जनन द्वारा जो उत्पन्न संतानें होती हैं, वो आनुवंशिक और आकारकीय रूप से क्या होती हैं? समान होती हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोन। फिर कह रहा है कि अपशिष्टों की सूची बनाना है। कौन से अपशिष्ट जिन्हें कम करना कठिन होता है? तो बच्चों बता दें, पहले हम बात करते हैं कि अपशिष्ट क्या होते हैं। तो यार जो अपशिष्ट होते हैं, ये अपशिष्ट होते क्या समझते हैं? जो मानवीय क्रियाकलाप है, तो मानवीय क्रियाकलाप होते हैं। तो मानवीय क्रियाकलाप के फलस्वरूप जो शेष बचे पदार्थ होते हैं, जो शेष रह जाते हैं, जैसे घरों में देखा होगा कई सारी चीजें आती हैं। तो जैसे पॉलीथीन है, तो आप चीजों का उपयोग कर लेते हो, लेकिन पॉलीथीन को क्या कर देते हो? फेंक देते हो। ऐसे कई सारे वेस्टेज होते हैं जो क्या किए जाते हैं? मानवीय क्रियाकलाप द्वारा ठीक खाद्य पदार्थ लाते हो आप लोग, उनका प्रयोग कर लेते हो, लेकिन जो शेष पदार्थ जिसमें लाते हो आप लोग, ठीक जैसे कैरी बैग वगैरह है, तो इसको क्या कर दो? फेंक देते हो। जैसे दवाई मेडिसिन वगैरह लाए, तो उसमें जो बोतल रह जाती है, ठीक उसको फेंक देते हो। ड्रिंक वगैरह करते हो, तो कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये सब पीते हो, तो उसकी बोतल जो रह जाती है उसको क्या करते हो? फेंक देते हो। तो हमारे कहने का मतलब है कि मानवीय क्रियाकलाप के फलस्वरूप जो शेष पदार्थ रह जाते हैं, ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं? हम अपशिष्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? अपशिष्ट कहा जाता है। तो करना क्या है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि अपशिष्टों की सूची बनाना है और सूची बनाकर ऐसे बताना है कि कौन से अपशिष्ट हैं जिन्हें कम कर सकते हैं। तो बच्चों बता दें कि सूची में जैसे क्या आता है? ठीक, अपशिष्टों की सूची में पॉलीथीन आती है। क्या? पॉलीथीन, प्लास्टिक, प्लास्टिक, कागज, कपड़े, शीशा, आदि। और भी कचरा आता है और भी वेस्टेज आते हैं। तो इनकी क्या करना है? तुमको सूची बनाना है। पता है तुमको ऐसे क्या-क्या क्रियाकलाप के दौरान शेष चीजें रह जाती हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं जो वेस्टेज के रूप में होती हैं घरों में। तो जैसे पॉलीथीन है, प्लास्टिक है, कागज है, कपड़ा है, शीशा है, तो ये सारी चीजें रह जाती हैं। और भी जैसे कूड़ा-करकट होता है ना? तो कह रहा है कि इनकी सूची बनाना है अपशिष्टों की, तो हमने सूची तैयार कर दी है। अब कह रहा है कि कौन से अपशिष्ट हैं जिन्हें कम करना कठिन होता है? तो बच्चों बता दें कि जो कैरी बैग होते हैं, पॉलीथीन होती है, ये ऐसे अपशिष्ट होते हैं जिनको कठिन मतलब ऐसे जिनको नष्ट करना काफ़ी समय तक ये क्या होते हैं? मतलब पर्यावरण में खत्म नहीं होते, नष्ट नहीं होते हैं। जैसे प्लास्टिक है, वो भी लंबे समय तक नष्ट नहीं होती है। शीशा है, शीशा भी लंबे समय तक नष्ट नहीं होता है। और ऐसे कौन से अपशिष्ट हैं जो काफ़ी जल्दी क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। तो ये हैं कागज़ हो गया, कपड़े होते हैं, कागज़ और कपड़े जो होते हैं, ये क्या होते हैं? कम समय में ही ठीक है, ऐसे अपशिष्ट हैं जो कम समय में और भी कूड़ा-करकट होता है ना? जो ऐसे क्या होता है? कम समय में ही ऐसे नष्ट हो जाता है। कह रहा है कि अपशिष्टों की सूची बनाना है, तो बच्चों आपको करना क्या है? घर में एक ऐसी सूची तैयार करनी है आपको, जिसमें आपके घर में जो क्रियाकलाप हो रहे हैं, उनके फलस्वरूप जो शेष चीज़ें रह जाती हैं, तो उनकी एक सूची बनानी है। उसमें बताना है कि कौन-सी चीज़ें हैं जो
ठीक कम समय में नष्ट हो जाती हैं और जो लंबे समय तक नष्ट नहीं होती, दोनों की सूची तैयार करनी है। आगे समझते हैं। कह रहा है बच्चों, अब आते हैं इन प्रश्नों पर। जीवाश्म विज्ञान क्या होती है? पैलेंटोलॉजी क्या होता है? समझते हैं जीवाश्म विज्ञान किसे कहते हैं। तो बच्चों बता दें कि जीवाश्म का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? जीवाश्म विज्ञान कहलाता है। पैलेंटोलॉजी कहलाता है, जीवाश्म का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? जीवाश्म विज्ञान कहलाता है। जीवाश्म का अर्थ क्या होता है? सबसे पहले समझते हैं जीवाश्म होते क्या है। तो बच्चों बता दें कि जीवाश्म का अर्थ उन जीवों के बचे हुए अंश से होता है जो लाखों करोड़ों वर्ष पहले क्या होते हैं? जीवित रहे होंगे। तो हमारे कहने का मतलब जीवाश्म का अर्थ ठीक उन अंशों से होता है जो लाखों करोड़ों वर्ष पहले जीवित रहे होंगे, लेकिन आज के समय में वो जीवित नहीं है। ऐसे जो अवशेष हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? जीवाश्म कहते हैं। जो शेष बचे अवशेष होते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? जीवाश्म कहते हैं। तो अच्छा बता दें कि जीवाश्म जो है ये लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक, ये लैटिन भाषा के फासिलिस शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है डगअप करना, खोदना। क्या होता है? खोदना होता है। तो तुमको बता दें कि ये विज्ञान की वो शाखा होती है जिसमें जो जीव विज्ञान और भूगोल विज्ञान दोनों से क्या होती है? संबंध रखती है। ठीक, तो ये क्या होती है? जीव विज्ञान, मतलब ये विज्ञान की वह शाखा होती है जो जीव विज्ञान और भूविज्ञान से क्या होती है? संबंध रखती है। जीव विज्ञान क्या होता है? बायोलॉजी, और भूविज्ञान क्या होता है? जियोलॉजी। तो आसान सा प्रश्न है, जीवाश्म विज्ञान आएगा, लिख सकते हैं इसमें। ठीक, जीवाश्मों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? जीवाश्म विज्ञान कहलाता है। जीवाश्म का अर्थ होता है जीवाश्म का अर्थ उन जीवों से होता है जो लाखों करोड़ों वर्ष पहले जीवित रहे होंगे, लेकिन आज के समय में मौजूद नहीं है ना। तो इन्हीं का अध्ययन करना ये क्या कहलाता है? जीवाश्म विज्ञान कहलाता है। जीवाश्म जो है ये लैटिन शब्द का है, फासिलिस से लिया गया है। इसका मतलब होता है खोदना, डगअप करना। ये जो मतलब ऐसे जीवाश्म विज्ञान है, ये विज्ञान की वह शाखा है जो ठीक दो लोगों से संबंध रखती है, एक जीव विज्ञान से और एक भूविज्ञान से संबंधित होती है। फिर बच्चा बताते हैं कि जैव नियंत्रण क्या होता है? बायो कंट्रोल क्या होता है? काफी अच्छा क्वेश्चन है, लेटेस्ट में पूछा भी गया है ना। तो क्या होता है यार बायो कंट्रोल? समझते हैं कि बायो कंट्रोल होता क्या है? पादप, जैसा कि लिखा है कि पादप रोगों तथा पीड़कों के नियंत्रण के लिए, ठीक, पादप रोग और पीड़कों के नियंत्रण के लिए जैव वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करना ही क्या कहलाता है? जैव नियंत्रण कहलाता है। लेटेस्ट में पूछा गया है एग्जाम में, मतलब 2024 बोर्ड एग्जाम में। तो इसी को क्या कहते हैं? जैव नियंत्रण कहते हैं। यार आधुनिक समाज में ये समस्याएं रसायनों और कीटनाशकों तथा पीड़कनाशी के बढ़ते प्रयोग के द्वारा नियंत्रित की जा सकती है। तो ये जो समस्याएं हैं, जो पेड़ पौधे हैं, इनको जो हानि पहुंच रही है, कीट लग रहे हैं, तो इनके सहायता से इन जैव वैज्ञानिक विधि को प्रयोग करके क्या किया जा सकता है? इन कीटनाशकों और पीड़कनाशियों का प्रयोग करके एक बढ़ते हुए जो प्रयोग हैं, इसके प्रयोग से इसको क्या किया जा सकता है? नियंत्रित की जा सकती है। पादपों को रोगों से बचाया जा सकता है। लेकिन यार बता दें कि ये मनुष्य के लिए काफी ज्यादा विषाक्त होते हैं, जहरीले होते हैं, जो खाद्य श्रृंखला में प्रयोग होकर मानव मतलब ऐसे को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। भाई पेड़ पौधों पर हम लोग उपयोग करते हैं इनका, पीड़कनाशियों का और कीटनाशकों का। आज के समय में तो देख रहे होगे फसलों में, हर एक फसल में कम से कम ठीक 2 से 3 4 बार ऐसे केमिकल्स का छिड़काव किया जाता है। अब होता क्या है? फिर यही खाद्य श्रृंखला का हिस्सा बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं? फिर अनाज खाते हैं, यही दूषित अनाज खाते हैं, और इसी दूषित अनाज को खाकर हम लोग क्या हो जाते हैं ना, हमारे अंदर अनेक सारी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो इसलिए ये विषाक्त और जहरीले भी होते हैं, हमारे लिए भी जहरीले होते हैं। इनके स्थान पर ठीक जैव रसायन का प्रयोग करना चाहिए, जो कि हमारे लिए हानिकारक नहीं होते हैं। आगे समझते हैं, जैसे जैव रसायन राइजोबियम है, ठीक, मतलब और साइनोबैक्टीरिया है, इनका प्रयोग करना चाहिए, ये नहीं प्रयोग करनी चाहिए ना, काफी हानिकारक होते हैं। आगे समझते हैं बच्चों कि भ्रूण कोष क्या होता है, एम्ब्रियो सैक क्या होते हैं। ठीक, क्या होता है एम्ब्रियो सैक और क्या होता है भ्रूण कोष, एंडोस्पर्म क्या होता है। तो बच्चा बता दें कि भ्रूण कोष क्या होता है, एम्ब्रियो सैक।
ये मादा जनन इकाई को आश्रय देने वाली संरचना है। मादा जनन इकाई को आश्रय देने वाली क्या है? संरचना होती है। यह सभी आवर्तबीजी बीजांड में अवश्य होता है। सभी आवर्तबीजी जो बीजांड होते हैं उनमें मतलब भ्रूणकोश पाया जाता है। कह सकते हो कि बीजांड अर्थात गुण बीजांडधानी के अंदर 4 गुण बीजाणुओं में से एक क्रियाशील गुण बीजाणु से परिवर्धित होने वाली जो रचना होती है उसी को हम क्या कहते हैं? भ्रूणकोश कहते हैं। क्या कहते हैं? भ्रूणकोश। क्या कहेंगे कि ये मादा जनन की इकाई को आश्रय देने वाली संरचना होती है, जो सभी भी आवर्तबीजी जितने भी बीजांड होते हैं उनमें ये पाई जाती है, ठीक आवश्यक होती है ये रचना। बीजांड अर्थात गुण बीजाणुधानी के अंदर बनने वाली 4 गुण बीजाणुओं में से एक क्रियाशील गुण बीजाणु जो होता है यही क्या में भ्रूणकोश में परिवर्तित हो जाता है। आगे हम समझते हैं कि भ्रूणकोश क्या होता है बच्चों। तो भ्रूणकोश जो है ये वो संरचना होती है जिसके द्वारा अंकुरणशील या वृद्धिशील जो वृद्धिशील ठीक या अंकुरणशील जो भ्रूण होता है मतलब ठीक उसको क्या प्रदान होता है? पोषण प्रदान होता है। क्या प्रदान होता है? पोषण प्रदान होता है। ये कैसे बनता है भ्रूणकोश? तो भ्रूणकोश का कार्य क्या होता है? पिछली क्लास में बताया था कि भ्रूणकोश का कार्य होता है मतलब भ्रूण जो विकासशील भ्रूण होता है या अंकुरणशील भ्रूण होता है उसको क्या करना? पोषण प्रदान करना, तभी तो ऐसे उन्नतशील बीजों का क्या होता है? निर्माण होता है। तो आवर्तबीजी पौधों में द्विनिषेचन में की जो घटना होती है, आवर्तबीजी पौधों में द्विनिषेचन की घटना में द्वितीयक केंद्रक के निषेचन, जो द्वितीयक केंद्रक होता है उसके निषेचन और त्रिसंलयन से जो बनी त्रिगुणित केंद्रक से विकसित जो संरचना होती है उसी को हम क्या कहते हैं? भ्रूणकोश कहते हैं। तो भ्रूणकोश जो होता है ये भैया क्या होती है? एक पोषक ऊतक होता है। क्या होता है? ये पोषक ऊतक होता है जो अंकुरणशील ठीक बीज को क्या करता है? अंकुरणशील मतलब भ्रूण को क्या करता है? या विकास कर रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। काफी बार पूछा जा चुका है भ्रूणकोश से आप क्या समझते हैं? भ्रूणकोश से आप क्या समझते हैं? ठीक, इसका हम लोग यहाँ से क्या करेंगे? डीपली से भी अध्ययन करेंगे। ठीक, जब लॉन्ग तुमको पढ़ाएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ाएंगे ना, तो उनका जब प्रैक्टिस कराएंगे तो ऐसे उसमें तुमको अच्छी तरीके से बताएंगे कैसे भ्रूणकोश बनता है, कैसे भ्रूणकोश बनता है। तो अभी तो हम डेफिनेशन की बात करते हैं कि भ्रूणकोश क्या होता है, भ्रूणकोश क्या होता है, एम्ब्रियो सैक क्या होता है, एंडोस्पर्म क्या होता है। तो बच्चों बता दिया कि भ्रूणकोश क्या होता है और भ्रूणकोश क्या होता है। फिर मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद। आप लोग लगातार अपनी बेहतर पढ़ाई करते रहें और लगातार एक्सरसाइज करते रहें, जो प्रैक्टिस सेट बताए जाते हैं उनका लगातार रिवीजन करते रहें। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।